हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं 23 जून 2025 के जो करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू हैं उसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आइए शुरुआत करते हैं, आज कौन कौन से करंट अफेयर में एमसीक्यूज बन रहे हैं और उनका यूपीएससी व स्टेट सिविल सर्विसेज के अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जाम में क्या रोल है, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है किसके रिगार्डिंग? पीएलआई स्कीम के रिगार्डिंग। क्या प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं? कंसर्निंग इंडियाज ट्रेड स्ट्रेटजी एमिड्स ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वैश्विक जो आर्थिक उथल पुथल के बीच भारत की जो व्यापार नीति के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो वैश्विक जो उथल पुथल क्या चल रहे हैं? पहले तो ये चल रहा है कि अभी ईरान और इजराइल का संघर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो यूएस द्वारा जो टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना के अगेंस्ट, तो ये सारी चीजें चल रही हैं, उसका भारत में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात कर। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत की उत्पादन जो पीएलआई स्कीम है इसका पर्पज क्या है? प्रमुख क्षेत्रों में इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना, आयात निर्भरता को कम करना, विदेश निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बात है क्योंकि पीएलआई स्कीम का ये पर्पज है ही। अगर हम बात करें पीएलआई स्कीम की, तो पीएलआई स्कीम को 2020 में कोविड-19 के बाद शुरू किया गया, 2020 में शुरुआत की गई थी। उसका पर्पज क्या था? उसका पर्पज यही था कि जो घरेलू विनिर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पे बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जिससे जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी वो कम हो सके, ठीक है ना? ये तो हमारा पर्पज़ था जिसमें, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इम्पोर्ट कम करना, इसके अलावा क्या करना? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ये हमारा पर्पज़ था, ठीक है? अब इसके लिए सरकार ने बहुत सारे क्षेत्र चुने, जैसे मतलब कि 10 विशेष क्षेत्र चुने, जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मा एपीआईज़ हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, सोलर पावर एरिया हो गया है, सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एविएशन। तो बहुत सारी सरकार ने क्षेत्र चुने और टोटल जो बजट बनाया उस टाइम पे बनाया 1.97 लाख करोड़। ये कब तक के लिए बनाया? ये वाला जो बजट बनाया था 5 वर्षों के लिए बनाया था। 5 वर्ष के लिए ये बजट बनाया पीएलआई स्कीम का, ठीक है? और अब तक भी अगर हम देखें तो सरकार जो इसकी उपलब्धियाँ बहुत रही हैं। कहीं न कहीं एफडीआई बढ़ा है, लाखों लोगों को नौकरी मिली, आईफ़ोन वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हुआ, तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है चाइना प्लस वन रणनीति का अर्थ है चीन की जगह भारत को विश्व एकमात्र केंद्र विनिर्माण बनाना। अब देखिए, चाइना प्लस वन का मतलब ये नहीं कि भारत को विश्व का एकमात्र विनिर्माण केंद्र बनाना। इसका मतलब ये है कि चाइना के अलावा एक और देश के साथ अच्छे संबंध बनाना, खासतौर पे ऐसा देश जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी हो बेहतर हो, ये विश्व की नीति का पर्पज है। इसमें भारत भी हो सकता है ना? जैसे क्या देखिए, या तो इसमें भारत भी हो सकता है, या इसमें ताइवान भी हो सकता है, जापान भी है। इसके अलावा जो हमारा आसियान देश हैं, आसियान, ये सारे इनमें से कोई भी हो सकता है। तो चाइना प्लस वन नीति का ये है। तो ये दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, डब्ल्यूटीओ में जारी गतिरोध के कारण द्विपक्षीय व्यापार समझौते बहुपक्षीय समझौतों की तुलना में अधिक पसंद किए जा रहे हैं। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ में जो ग्लोबल इशू है, चाहे क्लाइमेट चेंज को लेके हो, चाहे सब्सिडी को लेके हो, इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, चाहे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लें, है ना, चाहे चाहे बेका की बात कर लें, है ना, इसके अलावा अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे समझौता आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय समझौतों को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये बात तो एकदम यहाँ पे सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? सही आंसर हो जाएगा ए, वन एवं थ्री। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है जेंडर सेंसिटिविटी पर, जेंडर रिस्पॉन्सिव जो सेंसस हो रहा है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका? पहला ये प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, ये जो सेंसस है, ट्रांसजेंडर जो पर्सन है, ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं, अधिनियम उन पर 2019 जो बना था उसके अनुरूप जो ट्रांसजेंडर है और गैर गैर माइनरी व्यक्तियों की गणना को अनिवार्य बनाता है। तो मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स हैं उनकी गणना को कंपलसरी किया जाना है। ये बात एकदम सही है। ये जो कानून बना था इसमें ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया था। दूसरा, ए जेंडर रिस्पॉन्सिव सेंसस मस्ट इंक्लूड डाटा और अनपेड केयर वर्क एक्सेस रिसोर्सेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जो लिंग संवेदनशील जो जनगणना है उसमें क्या किया जाएगा? अवैतनिक देखभाल को संसाधन पहुंच राजनीतिक भागीदारी इन सबका डाटा सम्मिलित होगा। सही बात है यहाँ पे। तीसरा, भारतीय संविधान डाटा संग्रह के माध्यम से लिंग संवेदनशीलता नीतियों में निर्माण का कोई आधार प्रदान नहीं करता है। ये बात यहाँ पे गलत है। अगर आप बात करें भारत में जेंडर सेंसिटिविटी के लिए बहुत सारे आर्टिकल, चाहे आप आर्टिकल 15(3) की बात करें, 15(3) की बात करें जो फंडामेंटल राइट है ना, भाग 3 है ना, फंडामेंटल राइट में, तो उसमें यहाँ पे ये बात होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट कहना ये गलत हो जाएगा और कि जेंडर सेंसिटिविटी की बात नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा किससे संबंधित? कंसीडर द स्टेटमेंट वाटर इज इंटायरली सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। तो जल पूरी तरह से संघ सूची का विषय है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इसके बारे में आपको बताना थी। ये गलत स्टेटमेंट। अगर हम बात करें जो जल है राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना,
तथा अंतर्राज्यीय नदियाँ संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी जो जो अंतर्राज्यीय नदी जो एक से ज़्यादा राज्यों में बहती हैं, जो राज्यों में बहती हैं या अदर राज्यों में बहती हैं, वो संघ सूची में आती हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पूरी तरह से नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाए तो एलिमिनेट हो जाएगा पहला, तीसरा और डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 एंड 3। अब इसे 2 भी देख लीजिए क्या, आर्टिकल 48 ए डायरेक्ट द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज। तो 48 ए जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, तो 48 ए के अंतर्गत क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण की बात करता है। और हम बात करें, ये जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में है, और 4 के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 36 से 51 में यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, और ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे बात करें, नागरिकों का कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है, 51 एजी के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा की बात यहाँ पे की गई है। गिव मी अ सेकंड। तो ये बात एकदम सही है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें ऐसी बात यहाँ पे की गई है। और अगर हम बात करें जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसके बारे में अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी को 1946 में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ शामिल किया गया था, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको सुझाव दिया था, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कहते हैं ना कि जैसे ये नदी है ना, कावेरी के बारे में आप बात करें तो कावेरी नदी, यहाँ कावेरी नदी संबंधी जो विवाद हो जाएगा वो संघ सूची में आ जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु में भी यह बहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें काबिनी जलाशय के बारे में। काबिनी जलाशय कर्नाटक में स्थित है। काबिनी कावेरी बेसिन सिंचाई नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है। तीसरा, इसकी देख रेख कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड करती है। चौथा, यह जलाशय गोदावरी नदी पर स्थित है। तो यह गलत है, यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये कावेरी नदी पर स्थित है, तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, और 1, 2 एंड 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न बात कर रहा है, यहाँ पे भारत में राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। देखिए, राजकोषीय नीति का मतलब क्या? फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है ना। और मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई। ठीक है। अब इसके संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उनके बारे में बताना है। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 112 संघ बजट व वित्तीय प्रबंधन के संबंध में प्रावधान करता है। ये बात सही है। 112 कहता है कि भारत का एक बजट होगा, है ना, इस तरह से बजट का प्रावधान 112 में है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 280 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय समन्वय, मतलब फिजिकल कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने हेतु वित्त आयोग का प्रावधान करते हैं। तो एक बात एकदम सही है, जो वित्त आयोग है, अगर आपने देखा होगा कि अभी 16 जो फिनेंस कमीशन यहाँ पे बनाया गया है, किसकी अध्यक्षता में? अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, पनगड़िया की अध्यक्षता में बनाया गया है। और इसके पहले अगर आप देखें जो 15 फाइनेंस कमीशन था, वो किसकी अध्यक्षता में था? एनके सिंह की अध्यक्षता में था। एनके सिंह की अध्यक्षता में था, जिसने 5 वर्ष के लिए सुझाव दिया था। और इसने क्या सुझाव दिया था कि 41% जो पैसा है किसको जाना चाहिए? राज्यों को जाना चाहिए। और बाकी जो 59% पैसा है, 58% कितना जाने? सेंटर को जाना चाहिए, केंद्र को। और 1% और इसने कहा, 1% और केंद्र को यहाँ पे मिलना चाहिए। वो किसके लिए मिलना चाहिए? यूटी बने हैं, खासतौर पे लद्दाख और जेके के लिए अतिरिक्त यहाँ पे प्रावधान की बात की थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बात कर राज्य सूची की प्रविष्टि या एंट्री 38 मॉनेटरी मुद्रा या सिक्का निर्माण की बात करती है। तो यह बात एकदम गलत है। इसकी बात देखिए, करेंसी की जो बात है वो कहाँ पे? संघ सूची में आएगी, राज्य सूची में नहीं आएगी। तो तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है, इस वजह से ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और ए एन जो बी है, 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 112 से 124 आर्टिकल का उल्लेख यहाँ पे है, जिसमें संघ के बजट के बारे में प्रावधान यहाँ पे है। तो 112 यहाँ पे बात करते हैं इनो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। 113 बात करता है प्रोसेस क्या होगी उस बजट को एस्टिमेट करने की। फिर 114 आर्टिकल बात करता है यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल, है ना, अप्रोप्रिएशन की बात आर्टिकल 114 का। 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट की बात करता है। वोट ऑन अकाउंट की बात करता है 116। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं। 117 यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन एज ए फाइनेंशियल बिल की यहाँ पे बात करता है। उसी संबंध में यहाँ पे राज्य के संबंध में आप देखेंगे, राज्य में जब बिल पेश किया जाता है 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात 113 की ही प्रावधान के तहत जिस तरह से इसमें पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, सेम स्टेट में भी है पेश किया जाता है। फिर 2204 यहाँ पे आर्टिकल मेंशन है। इस तरह से 206 यहाँ पे वोट ऑन ग्रांट की बात है। तो ये यहाँ पे राज्य के संबंध में यहाँ पे प्रावधान, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करता है, which of the following is the part of recent expansionary policy measures adopting by the Indian government and RBI 2025। तो आरबीआई ने अभी कौन सी ऐसी विस्तारवादी नीति अपनाई है, इनमें से उनको आपको यहाँ पे पहचान करनी है। पहला यहाँ पे बात कर रहा है रिडक्शन इन रेपो रेट 5.5%। रेपो दर को 5% तक कम करना। क्या ये बात सही है? एकदम बात सही है। अगर हम बात करें अभी रिसेंट में आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को कम किया है। और रेपो रेट कम करने का मतलब क्या होता है कि अगर रेपो रेट कम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बैंक जो होते हैं वो लोन ज़्यादा लेंगे।
लोन ज़्यादा लेंगे क्योंकि उन्हें ब्याज कम चुकाना चाहिए। अब बैंक ज़्यादा लोन लेंगे तो ग्राहक को सस्ता लोन मिलेगा। तो ग्राहक यहाँ पे सस्ता लोन लेगा और सस्ता लोन लेके वो इन्वेस्टमेंट करेगा, खर्चा करेगा, जिससे मार्केटिंग जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जो अभी कहते हैं कि जो मंदी की सिचुएशन है उसको कम किया जा सकेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा, इंक्रीज़ इन इनकम टैक्स रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब अगर हम बात करें कि ये यहाँ पे सरकार ने स्टेप लिया है, लेकिन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो ये आरबीआई की एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी होती है उसका यहाँ पे पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या किया जाता है कि पैसा लोगों के हाथ में दिया जाता है, ना कि उनसे छीना जाता है। जी, लेकिन जो टैक्सेशन होता है इसमें लोगों के हाथ में पैसा कम बचता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा, फिजिकल मेजर्स टू बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम एंड डिमांड। जो फिजिकल मेजर लिए जाते हैं, राजकोषीय जो कदम उठाए जाते हैं, बूस्ट किए जाते हैं डिस्पोजेबल इनकम एंड डिमांड, तो उपभोग व्यय और मांग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय उपाय करने की बात है। तो ये बात एकदम सही है ना? क्योंकि क्या किया जाएगा ना, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो कि अमाउंट व्हिच कैन एक्सपेंड बाय द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर द्वारा जो पैसा खर्च किया जा सकता है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी। तीसरा, टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस लिक्विडिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, लोन की अवेलेबिलिटी को टाइट कर लेंगे तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा। तो इससे विस्तारवादी नीति नहीं होगी, इससे कंट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी। तो दूसरा जो चौथा स्टेटमेंट है ना, वो संकुचित मुद्रास्फीति का प्रावधान है, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का। और पहला तीसरा जो है वो किसका है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे किया गया है। तो ये आप यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएनएस तमाल के बारे में बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईएनएस तमाल इज करेक्ट। तो आईएनएस तमाल जैसे अभी बिल्ड किया गया है रशिया की मदद से, है ना, यंत्रा शिपयार्ड रशिया में, नॉट इन मुंबई। तो यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, बिल्ट इन इंडिया, इंडिया में बनाया गया है ना। तो इसमें स्टेटमेंट ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ये वाला भी गलत हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से नहीं है क्योंकि इसमें रूस की मदद ली गई है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे से, इट इज इक्विप्ड विद ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया का ज्वाइंट मिशन है, एंड वेल रडार एज अ पार्ट ऑफ इट इंडिजिनस कंपोनेंट। तो सी स्टेटमेंट इसका राइट हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी की बात करें, इट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसे रसिया में इसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही स्टेटमेंट यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। बात, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ डिफेंस। तो रक्षा के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में बात करनी है। तो देखिए, डिफेंस मैटर असाइन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द शेड्यूल 7। अब ये तो बात गलत हो जाएगी कि रक्षा जो मामला है वो किसके अंतर्गत आता है, संघ के मामले में आ जाए, यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू 7 शेड्यूल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे हट जाएगा। दूसरा, तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखें तो आर्टिकल 73 एम्पावर करता है यूनियन को डिफेंस अफेयर्स में, ये एकदम बात सही है। आर्टिकल 73 डिफेंस को एम्पावर करता है। वहीं इंडियाज कोऑपरेशन विद रसिया इज वॉरशिप कंस्ट्रक्शन अलाइन विद आर्टिकल 51 प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। एकदम बात सही है। यहाँ पे आर्टिकल 51 यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। मैंने आपको बताया था डीपीएसपी को के बारे में, मैंने आपको बताया 36 से 51 का प्रोविजन यहाँ पे संविधान के पार्ट कौन से 4 में, पार्ट 4 में। तो उसके संबंध में यहाँ पे स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संबंध में बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको बताया, ये लोकेशन सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और यह यहाँ पे ईरान की लोकेशन है, यूएई की लोकेशन है। यहाँ पे ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान और इजराइल का, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये एरिया है जहाँ से बहुत ज़्यादा जो फ्यूल्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसको यहाँ पे कंट्रोल कर देगा ईरान। ऐसा पार्लियामेंट में बिल वहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पे बात ये वाली अभी थोड़ा सा संशय में है कि अब करता है या नहीं करता। इसके संबंध में जो प्रश्न है बात करता है, इट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी टू अरेबियन सी। देखिए, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे आप देखिए, मेडिटेरियन सी कहाँ है, यहाँ है ना, और रेड सी यहाँ है। तो इसको स्टेट ऑफ स्वेज कनेक्ट कनेक्ट करता है, स्वेज, है ना, स्वेज कनेक्ट करता है, ना कि ये कनेक्ट करता है। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अराउंड 20% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड पासिस थ्रू इट। तो एकदम बात सही है ये। ऐसा, इट प्राइमरीली यूज द कोल एक्सपोर्ट फ्रॉम अफ्रीका। तो क्या अफ्रीका से कोल के लिए निर्यात की जाएगी, ये बात एकदम गलत है। ये मिडिल ईस्ट और जो वेस्ट एशिया है उससे, ये इस एरिया से अगर आप देखें, जो तेल इंपोर्ट करना चाहे यहाँ चाहे इधर कहीं जाना हो, तो इसी एरिया से यहाँ से आता है। तो तेल के लिए है, ना कि किसके लिए, कोल के लिए। चौथा, भारत इस मार्ग से तेल का आयात नहीं करती। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख लिया, स्टेट सुएज कैनाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। भारत 41% का जो क्रूड ऑयल है वो हॉर्मुज से इंपोर्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, अगर ये जो स्टेट है ये बंद होने से ग्लोबली जो कच्चा तेल उसकी कीमत घट सकती है। अब देखिए, अभी अगर आप देखेंगे ना तो मई में जो कच्चे तेल के दाम थे 60 डॉलर बैरल थे, तो अभी इस टाइम पे बढ़ गए 81 हो गए हैं। अब 81 हो गए तो इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तेल के दाम बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ना कि कम होने की। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये गलत और ये गलत। तो केवल वन स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के पास कई वर्षों तक बिना आयात के पर्याप्त तेल भंडार है, ये बात एकदम गलत है। 2-4 महीने का भंडार है भारत के पास, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहा है, वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के कीटों का उपयोग पशु चारे फे या अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक फीडिंग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? मक्खियाँ, ब्लैक सोल्जर फ्लाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। हम बात करते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस एएमआर एंड इंसेक्ट बेस्ड फीड के बारे में। अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? पहला, इंसेक्ट बेस्ड फीड्स हेल्प टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड वाटर कंजप्शन। क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है? तो ये बात एकदम सही है। अगर कीट आधारित जो चारा होता है वो जो जीएचजी मिशन में कहीं न कहीं कमी लाता है। स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा, अबाउट 70% ऑफ एंटीबायोटिक्स इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन मेडिसिन आर यूज्ड टू द लाइवस्टॉक सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी। तीसरा, एफएओ डायरेक्टली अंडरटेक ग्लोबल रिलीफ वर्क अंडर द वर्क वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। डब्ल्यूएफपी डज नॉट रिलीफ वर्क, नॉट एफएओ डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो ये दोनों ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपको डिस्कशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और डेली आपको इस टाइम पे वीडियो मिल जाया करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।